हेलो थर्ड ईयर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रोजगार व आय का कीन्स का मॉडल। जेएम कीन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में रोजगार का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें उसने बेरोजगारी के कारणों का आर्थिक व्यवस्थित व विस्तृत विवेचन किया था। कीन्स के अनुसार क्लासिकल अर्थशास्त्री ने पूर्ण रोजगार की अवस्था को एक सामान्य अवस्था मानकर एक तरह से बेरोजगारी की समस्याओं पर अपना ध्यान हटा दिया था। कीन्स ने अपनी जनरल थ्योरी में ये कहा है कि समग्र पूर्ति, समग्र मांग और उसके परस्पर कटाव के बिंदु के द्वारा हम रोजगार के सिद्धांत को समझा सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेंगे समग्र मांग व समग्र पूर्ति की परिभाषाएं। समग्र मांग एक दिए हुए समय में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे उपभोक्ता, फर्म व सरकार अपनी इच्छा से जो कुल राशि खर्च करते हैं उसे समग्र मांग कहते हैं। ये कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कीमतों का स्तर, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति इत्यादि। उपभोक्ता खाद्यान्न, साइकिल, कार, अन्य पर वस्तुएं खरीदती है। व्यावसायिक फर्में संयंत्र, उपकरण आदि खरीदती हैं। सरकार समुद्री जहाज, अस्त्र शस्त्र आदि खरीदती है। इनकी कुल खरीद पर वस्तुओं की कीमतें व सरकारी नीतियों का प्रभाव पड़ता है। समग्र पूर्ति एक दिए हुए समय में एक राष्ट्र की व्यावसायिक फर्में जो कुल वस्तुएं व सेवाएं उत्पादित करने और बेचने को इच्छुक होती हैं उसे समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। इस पर भी कई बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कीमत स्तर का, अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता तथा लागतों के स्तर का। इसके आगे है समग्र मांग वक्र और समग्र पूर्ति वक्र। समग्र मांग वक्र जिसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व, यह नीचे की ओर झुका होता है। ये केवल कीमत स्तर से प्रभावित होता है और यह इस बात को दर्शाता है कि विभिन्न कीमतों स्तर पर कुल उपभोक्ता, व्यावसायिक फर्में, विदेशी लोग व सरकार कितना खरीद सकेंगे। युद्ध के समय में सरकारी खर्च में वृद्धि होने से समग्र मांग बढ़ जाती है, लेकिन समग्र मांग के बढ़ने से कीमत स्तर में परिवर्तन हो जाता है। ये तब पॉसिबल है जब अन्य बातें स्थिर हो। ऐसे ही समग्र पूर्ति वक्र जिसे एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहते हैं, ये ऊपर की ओर जाता है यानी अपवर्ड स्लोपिंग। यह वस्तु व सेवाओं के उस मात्रा को दर्शाती है कि जिसे व्यावसायिक फर्में प्रत्येक कीमत स्तर पर उत्पादित करने तथा बेचने को इच्छुक होती है। समग्र मांग व समग्र पूर्ति की सहायता से संतुलित कीमत स्तर व वास्तविक उत्पत्ति का निर्धारण होता है। दोनों के निर्माण में केवल सामान्य कीमत स्तर के परिवर्तन को लिया गया है, जबकि अन्य परिवर्तनों को हमने अन्य तत्वों को स्थिर मान लिया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, OX पे हमने वास्तविक घरेलू उत्पत्ति मानी है और OY पर हमने समस्त वस्तुओं के लिए कीमत सूचकांक माना है। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो नीचे गिरता हुआ है और एग्रीगेट सप्लाई ऊपर की ओर अपवर्ड स्लोपिंग है। ये आपस में काट रहे हैं, जहाँ पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पत्ति O है और कीमत सूचकांक OP है। जिस बिंदु को उसे हम कहते हैं प्रभावपूर्ण बिंदु, यानी ई बिंदु प्रभावपूर्ण मांग को, इफेक्टिव डिमांड को दर्शाता है। अगर कीमत स्तर बढ़ जाता है, जैसे कि ऊपर इसमें दिखाया गया है, जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट से डिमांड से क्या हो गई, कम ज़्यादा हो गई, परिणाम स्वरूप कीमत स्तर ऊपर बढ़ गया। यानी मांग जैसे ही बढ़ती है कीमत स्तर ऊपर बढ़
जाता है। युद्ध जन्य मांग में वृद्धि होने से एग्रीगेट वक्र ऊपर की दाईं ओर खिसक जाएगा, जो समग्र मांग की वृद्धि को सूचित करता है। इसी प्रकार कच्चे माल की कीमतें मजदूरी के बढ़ने से, लागत स्तर के बढ़ने से समग्र पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, जो संतुलन के नए स्तर को प्रभावित स्थापित करता है। प्रभावपूर्ण मांग C+I+G कहलाती है। C क्या है? C है निजी उपभोग मांग, I निजी विनियोग मांग, G है वो सरकारी मांग। तीनों को जोड़ लें तो प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित होती है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में कुछ परिभाषा, शब्द व अवधारणाएं हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक है। जिसमें पहला है उपभोक्ता की प्रवृत्ति, यानी उपभोग की प्रवृत्ति, जिसे उपभोग फलक कहते हैं। कीन्स के अनुसार एक देश का उपभोग मुख्यतः उसकी आय और उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। आय के बढ़ने से कुल उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्रमशः घटती जाती है। यानी क्या कह सकते हैं कि आमदनी के बढ़ने से उपभोग में तो वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, जिसे हम डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y कहते हैं, उसमें कमी होती जाती है। परिभाषा बताई गई है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। आय के बढ़ने पर उपभोग में भी वृद्धि होती है, ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाती है। कैलकुलेशन क्या है? MPC इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा C है उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा Y आय में परिवर्तन। ऐसे उपभोग की औसत प्रवृत्ति यानी APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी आय यानी कुल उपभोग में कुल आय का भाग देने से प्राप्त होती है, यानी APC इक्वल टू C अपॉन Y। C क्या है? उपभोग है, Y क्या है? आय है। MPC आय के बढ़ने पर लगातार घटती जाती है। जो कीन्स का गुणक है उसका सूत्र क्या है? 1/1 माइनस MPC या फिर MPS। MPS क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति। अगर एक में से MPC घटा दें तो MPS प्राप्त हो जाती है। और गुणक यानी मल्टीप्लायर क्या है? उसका सूत्र क्या है? 1/1 माइनस MPC, जिसका हम आगे के अध्ययन में विस्तार से पढ़ेंगे। विनियोग का प्रभाव राष्ट्रीय आय पर गुणक की सहायता से भी देखा जाता है। दूसरा परिभाषिक शब्द है विनियोग की प्रेरणा, जिसे द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। विनियोग का अर्थ प्रचलित शेयर व प्रतिभूति आदि खरीदना नहीं, बल्कि नई फैक्ट्री, मशीन आदि का निर्माण करना, खरीदना होता है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में विनियोग को सर्वोच्च स्थान यह है। उनके अनुसार रोजगार विनियोग की मात्रा पर निर्भर करता है। विनियोग बढ़ाने पर रोजगार बढ़ता है, विनियोग घटाने से रोजगार घटता है। अधिकांश व्यक्ति ये आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत विनियोग को उसमें केंद्रीय स्थान मिला है। विनियोग दो बातों पर निर्भर करता है, एक पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता, और जिसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं, और दूसरा है ब्याज दर। अब पहला है पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता। पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता को सरल भाषा में लाभ की प्रत्याशित दर कहते हैं। इरविंग फिशर ने लागत पर प्रतिफल दर कहा है। पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता दो तत्वों पर निर्भर करती है। पहली है पूंजीगत परिसंपत्ति और दूसरी है पूर्ति कीमत या फिर पुनर्स्थापना लागत, जिसे सप्लाई प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। प्रत्येक उद्यमकर्ता फैक्ट्री आदि में पूंजी लगाते समय यह अनुमान लगाता है कि फैक्ट्री के कार्यकाल में प्रतिवर्ष कितना उसे प्रतिफल मिल जाएगा। आगे हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।